हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोजवेल्थ क्लब। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी के बारे में, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। ऑथर ने हज़ारों सेल्फ मेड मिलियनेयर को एनालाइज करके उनके फार्मूलाज को इस बुक में लिखा है। ऑथर कहते हैं अगर आप भी इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप अपनी लाइफ में सफलता पा सकते हैं और मिडिल क्लास लाइफ को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। ये कहानी है ऐसे आदमी की जो अपने लक्ष्य से सिर्फ 3 फीट दूर रहा। एक टेम्पररी हार से प्रयास करना छोड़ देना सफलता का आम कारण होता है। हर किसी को कभी ना कभी टेम्पररी हार ज़रूर मिलती है। आर.यू. डर्बी अपने अंकल की कहानी सुना रहे हैं। उस समय लोग गोल्ड के पीछे पागल थे। उनके अंकल भी गोल्ड की खोज में निकल पड़े थे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें चमकदार मेटल मिला। उन्हें इसके लिए मशीनरी की ज़रूरत थी ताकि इसे बाहर निकाला जाए, और वो वापस अपने घर आ गए विलियम्सबर्ग में। और उन्होंने अपनी सफलता के बारे में अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बताया। सभी लोगों से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने मशीन खरीदी और मशीन को खान पे भेज दिया। डर्बी और उनके अंकल ने खान में फिर से काम करना शुरू किया। जब मेटल को निकाला गया तब साबित हो गया था कि उन्हें कोलोराडो की सबसे बड़ी खान मिल गई है। उन्हें लगा कि वो बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं और दोनों बहुत खुश थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सोने की खान से सोना गायब हो गया। डर्बी और उनके अंकल ने मशीनरी से और ड्रिल किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर उनके अंकल ने उस मशीन को कबाड़ी वाले को बेच दिया और ट्रेन से घर लौट गए। कुछ कबाड़ी वाले बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन वो काफ़ी तेज़ था। उसने माइनिंग इंजीनियर को बुलाया ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ सोना है कि नहीं। इंजीनियर ने कबाड़ी वाले से कहा, सोना यहाँ से 3 फीट नीचे हो सकता है। और सच में हुआ भी यही। सोना निकाल कर अब वो कबाड़ी वाला करोड़पति बन गया था। आर.यू. डर्बी, जो उस समय काफ़ी यंग थे, उन्होंने इस मशीनरी के लिए सारा पैसा उधार लिया और डर्बी को काफ़ी साल लग गए सभी लोगों को पैसा लौटाने में। कुछ साल बाद डर्बी ने लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया। वो इस एक्सपीरियंस को भुला नहीं था जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी थी। उन्होंने अपनी लाइफ में हार मानना छोड़ दिया था। डर्बी ने सोच लिया था कि वे तब तक मेहनत करेंगे जब तक सोना ना निकल जाए, यानी जब तक सामने वाला आदमी लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए तैयार ना हो जाए। बहुत सारे लोग टेम्परेरी डिफीट से ही हार मान जाते हैं और अपना काम आधे में ही छोड़ देते हैं। डिज़ायर। बर्न्स जब फ्री ट्रेन से ऑरेंज में उतरे तो उस समय शायद वो भिखारी की तरह लग रहे थे, लेकिन उनके विचार एक राजा के थे। जब वो रेलवे ट्रैक से थॉमस एडिसन के पास जा रहे थे तब उनका दिमाग काम पर लग गया था। उन्होंने खुद को मन ही मन एडिसन के सामने खड़ा पाया। उन्होंने पाया कि एडिसन उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की डिज़ायर सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही एक साधारण सी इच्छा थी। ये एक बर्निंग डिज़ायर थी जिसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया था कि किसी भी तरह अपने लक्ष्य को पाना है। एडिसन के ऑफिस में 5 साल तक काम करने के बाद भी बर्न्स को अपने गोल के पूरा होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। सबकी नज़र में वे केवल एडिसन के ऑफिस में काम करने वाले हज़ारों लोगों की तरह थे, पर वो अपने माइंड में पहले दिन से ही एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। बर्न्स ने अपना गोल अचीव किया क्योंकि उनके मन में एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के अलावा कोई और इच्छा थी ही नहीं। उन्होंने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वे पीछे मुड़कर वापस जा सके। बर्न्स ने कभी नहीं कहा कि मैं कुछ टाइम यहाँ काम करूँगा और अगर मुझे बेहतर मौके नहीं मिलते तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगा। बर्न्स की कहानी दृढ़ इच्छा शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत साल पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जिसमें उसे एक डिसीजन लेना ज़रूरी था जो उसे युद्ध मैदान में सफलता की गारंटी देता। उसने अपने सैनिकों को एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने का फैसला किया जिसके सैनिकों की संख्या उसके अपने सैनिकों की संख्या से बहुत अधिक थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के पार दुश्मन सेना के देश में भेजा। सभी सैनिकों और हथियारों को उतारने के बाद उसने सभी नावों को जलाने की आज्ञा दी। युद्ध शुरू होने से पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, हम जीतेंगे या हम मर जाएंगे। अंत में वे युद्ध जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हमें भी वापस लौटने वाली नावों को जला देना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। डिज़ायर के दम पर अमीर बनने के 6 स्टेप्स हैं। पहला,
अपने दिमाग में उस रकम को फिक्स करो जो आप कमाना चाहते हो। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको पैसे की एक निश्चित रकम के बारे में कहना होगा, जैसे कि मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने हैं। दूसरा, तय करो कि आप उस धन को पाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। तीसरा, एक निश्चित तारीख का निर्णय करो जब आप उस धन को पाना चाहते हो। चौथा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएं और तुरंत शुरू करें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। पांचवा, मान लीजिए आप 2 करोड़ कमाना चाहते हैं। इसके लिए एक डेडलाइन सेट करें कि आप अगले 10 सालों में ये पैसा कमा लेंगे और इसे एक कागज़ पर लिख लें। सिक्स्थ, अब अपने लिखे हुए सेंटेंसेस को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले तथा सुबह उठने के बाद। जब आप उसे पढ़ें तो उसे अपने सामने महसूस करें और विश्वास करें कि वो पैसा आपको हासिल हो चुका है। इन 6 पॉइंट्स को रोज़ फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। 2 तरह की नॉलेज होती है, एक है जनरल और दूसरी है स्पेशलाइज्ड। जनरल या आम जानकारी चाहे जितनी भी अधिक हो, पैसों के कलेक्शन के मामले में थोड़ी ही मदद करती है। ज़्यादातर प्रोफेसर के पास ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन पैसा बहुत कम। नॉलेज पैसों को तब तक ट्रैक नहीं करती है जब तक पैसों को इकट्ठा करने का गोल ना बनाया जाए। कई लोग ये मानने की गलती करते हैं कि हेनरी फोर्ड काफ़ी कम टाइम के लिए स्कूल गए थे, इसलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग ये गलती करते हैं वे फोर्ड को नहीं जानते और ना ही शिक्षा का अर्थ समझ पाए हैं। जिन लोगों ने स्कूल या कॉलेज के बाद नई चीज़ें सीखना छोड़ दी, वे लोग हमेशा मिडिल क्लास लाइफ ही जीते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रेट डिप्रेशन में एक ग्रॉसरी स्टोर में काम करने वाले सेल्समैन की नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद उसने अकाउंटिंग का कोर्स के साथ एक बुक कीपिंग का कोर्स किया। उसके बाद उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। उसने अपने काम की शुरुआत उसी स्टोर से की जहां वो काम करता था। इसके बाद उसने 100 छोटे व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया अकाउंट्स के काम के लिए, और वो भी बहुत कम दाम पर। उसका काम चल पड़ा और उसने एक ट्रक में पोर्टेबल ऑफिस खोल लिया और एम्प्लॉइज भी रखे। उसने छोटे बिजनेसमैन को एडवांस बुक कीपिंग और अकाउंट्स की सर्विस प्रोवाइड की, वो भी हाफ रेट में। स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन के कारण वो एक सफल बिजनेसमैन बन पाया। 10 साल बाद इस बिजनेस के मालिक ने जितना टैक्स पे किया, वो जब ग्रोसरी स्टोर में जॉब करके कमाता था उसका 10 गुना ज़्यादा था। इमेजिनेशन। ये कहा गया है इंसान जो कुछ भी इमेजिन करता है उसे अचीव कर सकता है। इमेजिनेशन 2 तरीके से काम करता है, सिंथेटिक इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में इंसान पुराने कंसेप्ट्स, आइडियाज़ और प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज कर सकता है। आविष्कार करने वाले लोग इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन अपने आप काम करता है। ये शक्ति तभी काम करती है जब कॉन्शियस माइंड बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा हो। 50 साल पहले एक बूढ़ा डॉक्टर शहर में आया। घोड़ा बांधकर वो एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और एक क्लर्क से बात करने लग गया। काफ़ी घंटे तक दोनों बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर आया और अपने घोड़े के पास जाकर उसने एक केटल को स्टोर के बैक साइड में रख दिया। क्लर्क ने केटल को जांचा और अपनी जेब से $500 निकालकर डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स डॉक्टर को दे दी थी। डॉक्टर ने क्लर्क को कागज़ का टुकड़ा दिया जिस पर सीक्रेट फार्मूला लिखा हुआ था। ये मैजिकल वर्ड से ही केटल का उबलना शुरू हो सकता था। दोनों ये नहीं जानते थे कि इस केटल से कितना पैसा बरसेगा। डॉक्टर केटल को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क ने जो खरीदा था वो एक आइडिया था। ओल्ड केटल आज दुनिया में शुगर का सबसे बड़ा कंज्यूमर में से एक है। इसी वजह से हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ओल्ड केटल ने एक छोटे से शहर को साउथ की बिजनेस कैपिटल बना दिया है। जो सीक्रेट फार्मूला क्लर्क ने उस केटल में मिलाया था वो था इमेजिनेशन। ऑर्गेनाइज प्लानिंग स्टेप्स। पैसा कमाने के लिए प्लान बनाएं और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए ग्रुप बनाएं, उन्हीं लोगों का जो आपकी तरह मोटिवेटेड हो। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का यूज़ ज़रूर करें। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने से पहले आप डिसाइड करें कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स को किस तरह फ़ायदा दे सकते हो उनके कोऑपरेशन के बदले में। कोई भी आदमी पैसे के बिना लंबे टाइम तक काम नहीं करेगा। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर मिलें, जब तक आप पैसा कमाने के प्लान्स को पूरी तरह से ना बना लें। अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आपका तालमेल कमाल का होना चाहिए। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी भी फेल हो सकता है किसी भी काम में, अगर उसके प्लान प्रैक्टिकल और वर्केबल ना हो।
जब आपके प्लान्स फेल हो जाएं तो हमेशा याद रखें ये आपकी टेम्परेरी डिफीट है, ना कि परमानेंट फेलियर। इसके लिए आप नए प्लान्स बनाओ और फिर से शुरू करो। आपको याद है ना, एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे इलेक्ट्रिक बल्ब में। एडिसन को 10,000 बार टेम्परेरी डिफीट मिली थी सफल होने से पहले। अब हमें अपने आप से पूछना होगा कि अगर हम अपने काम में फेल होते हैं तो क्या हम फिर से नए प्लान बनाकर ट्राई करते हैं या नहीं। डिसीजन। 25,000 लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर का सामना किया था, उनको एनालाइज करने के बाद ये फैक्ट सामने आया कि लैक ऑफ डिसीजन फेलियर के 30 मेजर कारणों में सबसे ऊपर था। हजारों सफल लोगों का एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि उन सभी में एक कॉमन हैबिट थी, जल्दी डिसीजन लेने की। हेनरी फोर्ड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वालिटी थी, वो डिसीजन बहुत जल्दी और डेफिनेटली लेते थे और इन्हें स्लो तरीके से चेंज करते थे। यही क्वालिटी की वजह से फोर्ड ने अपनी कार के टी मॉडल का मैन्युफैक्चरिंग जारी रखा, जबकि उनके कंसल्टेंट और कार बायर्स भी इसे चेंज करना चाहते थे। फोर्ड के डिटर्मिनेशन से ही वो बहुत रिच बने। ज़्यादातर लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की ओपिनियन से। वो अपने लिए सोचने का काम दूसरों पर छोड़ देते हैं। मुफ्त की सलाह दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। ये सबके पास होती है जो उस आदमी पर थोप दी जाती है जो उसे एक्सेप्ट करता है। अगर आप डिसीजन लेते हुए दूसरों की बातों से या राय से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप अपनी डिज़ायर का पैसा कमाने की बात को चाहे छोड़ ही दें। परसिस्टेंस यानी कि लगन का आधार विल पावर है। विल पावर और डिज़ायर जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो इससे एक इररेसिस्टिबल पेयर बनता है। ज़्यादातर लोग थोड़ी सी मुश्किल आते ही अपने गोल्स को छोड़ देते हैं और कुछ लोग तब तक नहीं रुकते जब तक अपना गोल पूरा ना कर लें, चाहे रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना हो। अगर आप में किसी भी गोल को पाने के लिए आपके अंदर में आग नहीं होगी तो आपको भी रिजल्ट्स एवरेज ही मिलेंगे। परसिस्टेंस डेवलप करने के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, आपका निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। सेकंड, एक ऐसा प्लान हो जिस पर लगातार काम किया जा सके। थर्ड, आपका माइंड नेगेटिव और डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस के लिए बंद हो, जिसमें रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के नेगेटिव सुझाव भी शामिल। फोर्थ, आपका एक फ्रेंडली अलायंस हो एक या अधिक लोगों के साथ जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करें। दी सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है। इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे सबकॉन्शियस माइंड ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा किसी भी इच्छा को फिजिकल रूप में बदला जा सकता है, और ये उस प्रैक्टिकल तरीके का इस्तेमाल करता है जिससे आपका गोल पूरा हो जाए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान, डिज़ायर या पर्पस दे सकते हैं। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है, चाहे आप इसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें या नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में लगातार आते रहते हैं। इमेजिनेशन की हेल्प से विचार आपके माइंड में प्लान्स के रूप में इकट्ठा होते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें आपने कोई नया गाना सुनना शुरू किया है। पहली बार सुनने पर आपको गाना पसंद आया, लेकिन आपने कॉन्शियसली उस गाने के लिरिक्स या ट्यून को याद नहीं किया। फिर आपने उस गाने को और सुनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आपके माइंड में वो गाना चलने लगा, कभी कभी बिना सुनने के भी। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। जो आप कुछ नया याद करते हैं या सीखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पहले कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी मदद करता है इन्फॉर्मेशन याद रखने में और आपकी डेली लाइफ को मैनेज करने में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इससे आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस का पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।